बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तलबा फर्स्ट ईयर के तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसकी एग्जाम्पल और उसकी डायरेक्शन को बड़ा ब्रीफली स्टडी किया था, बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि क्रॉस प्रोडक्ट की खसूसियात क्या हैं। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये जान जाएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और यूनिट वेक्टर केस में वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो क्या है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। डियर, पहले इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और यूनिट वेक्टर केस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम बयान कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे हम बयान कर सकते हैं, और चौथा जो है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर ए को फर्स्ट वेक्टर लिया था, वेक्टर बी को सेकंड वेक्टर लिया था, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था वो आया था ए बी साइन थीटा डायरेक्शन एन और सी के बराबर। अब इस पॉइंट के अंदर हम बी क्रॉस ए लेंगे, बी को फर्स्ट वेक्टर लेंगे, ए को सेकंड वेक्टर लेंगे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमेशा फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ आप रोटेट करवाते हैं, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाते हैं। इसमें फर्स्ट वेक्टर ए है, फर्स्ट वेक्टर बी है, सेकंड वेक्टर ए है, तो आप फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाएंगे, यानी वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवाएंगे। तो जो आपकी कर्ल फिंगर होंगी ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी, और जो इरेक्ट थंब होगा वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। देखिए जी, जब फर्स्ट वेक्टर बी को मैं वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवाता हूं तो जो मेरा इरेक्ट थंब है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं व्हाइट बोर्ड को फाड़ के इसके अंदर जो है वो लाइन लगाऊं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इसको शो करने के लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा देता हूं, तो इस समय पता चला है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। इससे हमारे पास एक पॉइंट आया कि जब ए क्रॉस बी लिया था तो वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड थी, जब बी क्रॉस ए लिया है तो वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हमें पता है कि जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो वो वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं रहते। इसका मतलब है पहले केस में जब ए क्रॉस बी लिया था तो डायरेक्शन और थी, जब बी क्रॉस ए लिया है तो डायरेक्शन और है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। इस समय क्या पता चला है कि जो ए क्रॉस बी है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है, या बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी के बराबर है। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर था, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अब डियर स्टूडेंट, जब हमने ए क्रॉस बी लिया था तो ए बी साइन थीटा डायरेक्शन एन थी। जब हमने बी क्रॉस ए लिया है तो उस सूरत में जो एन है वो नेगेटिव केस में चला गया है, यानी ऊपर वाले में अगर पॉजिटिव वाई में था तो नीचे वाले में नेगेटिव वाई में आया है। ए क्रॉस बी में अगर डायरेक्शन पॉजिटिव वाई में थी तो बी क्रॉस ए में वो नेगेटिव वाई में चली गई। तो इसका मतलब है जब बी क्रॉस ए लेंगे तो एन जो है वो माइनस एन कैप के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बी क्रॉस ए होगा वो माइनस ए बी साइन थीटा डायरेक्शन एन के बराबर होगा। अब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए लें तो दोनों ये डायरेक्शन जो दोनों साइड हैं ये लेफ्ट साइड वाली जो हैं वो भी बराबर नहीं है और राइट साइड वाली भी बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आ जाते तो इसका मतलब था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल इज इक्वल टू नल वेक्टर, कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों तो उसका रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर आता है। पहला हम पैरेलल वेक्टर को स्टडी करते हैं, ए क्रॉस बी,
यानी कि वेक्टर ए और बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ए की टेल से बी की हेड मिल रहा है, तो इसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है? 0 डिग्री। अब हमें पता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा डायरेक्शन एन। अब एंगल अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 हमेशा 0 होता है, साइन 0 डिग्री ऑलवेज 0। जब साइन 0 होगा तो साइन 0 की जगह 0 आ जाएगा। उस सूरत में ये जो हमारे पास एन कैप है, जब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास नल वेक्टर आएगा। इसका मतलब है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट या क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो हमेशा नल वेक्टर आता है। डियर स्टूडेंट, इसको आप 0 नहीं लिख सकते, इसको नल वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। अब ए क्रॉस बी, अब जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हों, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों की टेल मिलेंगी और एंगल आएगा 180, साइन 180। जब साइन 180 रखेंगे तो याद रखें साइन 180 जो है यह हमेशा 0 के बराबर होता है। साइन 180 की जगह 0 आया, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो नल वेक्टर आएगा। इसका मतलब है जब दो पैरेलल या एंटी पैरेलल जब दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा नल वेक्टर ही आता है। इन यूनिट वेक्टर केस, अब यूनिट वेक्टर केस में आप इसको दो तरीके से लेते हैं, एक इसका सर्कल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एक क्लॉकवाइज लेते हैं। अब देखें आई डॉट जे, ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, अगर आई डॉट जे लेंगे तो वो तो आएगा 0। अगर आई क्रॉस जे से क्या मुराद है कि आई अलोंग एक्स एक्सिस है और जे अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इनके दरमियान एंगल कितना आता है? 90, साइन 91 होता है। अब आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सी चीज है? वो है के। अब आई ये इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, जे की मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मतलब है आई की मैग्नीट्यूड 1 है, जे की मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 91 आया। अब आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है? के। तो इसका मतलब है जो जब दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसी तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर आता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब इसका मतलब है आई क्रॉस जे लें, अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं तो उसके नतीजे में कि हमारा आई क्रॉस जे है वो के यूनिट के के बराबर आएगा, के यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के ये आई के बराबर आएगा। यानी अगर आई क्रॉस जे लें तो आगे वाले के बराबर आएगा, अगर जे क्रॉस के लें तो वो आई के बराबर आएगा। अगर आप के क्रॉस आई लें तो वो जे के बराबर आएगा। देखें आई क्रॉस जे क्रॉस के लिया तो ये आगे वाले आई के बराबर। इसी को फिर देखें कि अगर आप आई क्रॉस जे लेते हैं तो वो आगे वाला पॉइंट के बराबर आता है, ठीक है। अगर आप जे क्रॉस के लेते हैं तो आगे वाला पॉइंट आई के बराबर आता है, आई कैप के बराबर। और अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप लेते हैं तो वो जे के बराबर आता है। अब अगर हम इसको रिवर्स लें, यानी जे को आई और आई क्रॉस आई कैप को जे कैप की जगह ले जाएं, तो आई क्रॉस जे अगर के कैप के बराबर है तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप के बराबर आएगा। इसी की रूह से कि जैसे ए क्रॉस बी नॉट बी क्रॉस है, बल्कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, कि अगर आप इन दोनों की जगह चेंज करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो पहले के मुकाबले में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप के क्रॉस जे करते हैं, इसको इसकी जगह ले जाते हैं, इसको इसकी जगह, तो जो आपके पास रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव में है तो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। अगर आप आई को के और के को आई की जगह ले जाते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव में है तो बाद में किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको आई क्रॉस जे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वो के कैप के बराबर, जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो वो आई कैप के बराबर, अगर के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो वो जे कैप के बराबर। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज लेते हैं, क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। अगर आप इसे क्या करते हैं? जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज ले लेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव में आएंगे, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव में आएंगे। जे क्रॉस आई माइनस के कैप, उसके बाद आई कैप क्रॉस के कैप माइनस
जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। इसका मतलब है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कल को लेंगे तो पॉजिटिव आएंगे, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो वही किस में आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे। क्लियर। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट केस, अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है जो कि स्पेस के अंदर है और वेक्टर बी जो है ये भी स्पेस के अंदर है, अगर कोई वेक्टर स्पेस के अंदर होता है तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई जी। एक्स में हो तो इसका यूनिट वेक्टर आई, वाई में हो तो यूनिट वेक्टर जे, जेड में हो तो यूनिट वेक्टर के। अब अगर बी एक्स में हो तो यूनिट वेक्टर आई, वाई में हो तो जे और जेड में हो तो के। अब देखिए जब आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट केस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब ये बड़ा आपने मैट्रिक के अंदर भी इसको पढ़ा है और एफएससी में भी मैथमेटिक्स वाले इसको जानते हैं कि आप आई जे के लिखते हैं। अगर पहला वेक्टर ए है तो आप ए आई के नीचे ए का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे ए का वाई कंपोनेंट और के कैप के नीचे ए का जेड कंपोनेंट लिखते हैं। अब दूसरा वेक्टर बी है तो दूसरे नंबर पर आप आई के नीचे बी का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे बी का वाई कंपोनेंट और के कैप के नीचे बी का जेड कंपोनेंट लेते हैं। अगर आपने आई यूनिट वेक्टर लेना है तो आप पहली रो और पहला कॉलम छोड़ते हैं, पहली रो ये और पहला कॉलम ये। अब क्या करते हैं, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी जेड, दरमियान में माइनस, आप तीसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, बी वाई ए जेड। पहले को चौथे से मल्टीप्लाई किया माइनस दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आपने आई लिया है तो यहां पे कहीं आपको एक्स कंपोनेंट नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा। आपको कैसे पता चलेगा आपका ठीक है, अगर आई लिया है तो कहीं एक्स कंपोनेंट आपको नजर नहीं आएगा। अब आपने लेना है जे। जब आप जे कंपोनेंट की बात करते हैं, जे यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, वो आपने लेना है तो याद रखें फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के अंदर को फैक्टर और माइनर का एक केस है जो कि हम यूज़ करते हैं लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बस आपने याद रखना जब आपने जे लेना है तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आपने नेगेटिव लगाना है, इसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। अब ये लेना है तो इसकी सामने वाली की तार और इसके नीचे वाला कॉलम आप छोड़ते हैं। अब पहला ये है, चौथा ये है, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी जेड माइनस तीसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स ए जेड। अब अगर आपने जे लिया तो कहीं आपको वाई नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं के यूनिट वेक्टर की। जब के यूनिट वेक्टर को आप लेंगे तो उस सूरत में जब के यूनिट वेक्टर को आप लेंगे तो के के नीचे वाला आपने कॉलम छोड़ना है और इसके सामने वाली आपने कतार छोड़नी है, ये कॉलम और ये कतार। अब देखें पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे को दूसरे से, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब ऐसे ये आई यूनिट वेक्टर ऐसे आ गया, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। अब देखें कि ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। जब ये प्लस का होगा तो ये शुरू में आएगा बी एक्स ए जेड, पहले आ गया प्लस का होके, ये माइनस का हो तो ये बाद में आएगा माइनस ए एक्स बी जेड। ये माइनस इसको प्लस कर देगा जबकि इसको क्या कर देगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये प्लस वाला पहले लिखेंगे बी एक्स ए जेड और ये माइनस वाला बाद में आएगा ए एक्स बी जेड। अब के यूनिट वेक्टर के ऐसे ही रहेगा प्लस के साथ, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होती है। अब हमें पता है पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी दोनों साइडें अपोजिट साइडें पैरेलल हों। अब देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अब हम क्या करते हैं कि इस ए के पैरेलल एक साइड लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं बी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, बी को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये बनेगा बी एक्स और ये बनेगा बी वाई, ये होगा थीटा। अब ये सारी की सारी पैरेललोग्राम है। अब ये देखें तो बी को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक बी वाई हुआ एक बी एक्स हुआ।
अब देखा जाए तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली क्या होगी, पैरेललोग्राम की बेस होगी, और ये वाली क्या होगी, पैरेललोग्राम की हाइट होगी। अगर आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर आप बेस की बात करते हो तो ये सारी बेस, और ये किसके बराबर है, वेक्टर ए के। किसके बराबर है, वेक्टर ए के, और ये ए की मैग्नीट्यूड के बराबर है। और अगर आप हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो है वो बी का वाई कंपोनेंट है, बी का क्या है, वाई कंपोनेंट। तो बेस की जगह ए आ गया और हाइट की जगह बी वाई आ गया। अब देखिए जब b का y कंपोनेंट लेते हैं तो वो b साइन थीटा के बराबर होता है, या ए बी साइन थीटा। और हमें पता है कि ए बी साइन थीटा जो होती है ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई भी इसमें किसी पॉइंट में मसला हो तो कमेंट में या व्हाट्सएप पे ज़रूर बताएं। अल्लाह आपका मेरा